हम लोग कल की क्लास के बाद आज हम दोबारा क्लास ले रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का उपयोग, यूज ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का उपयोग दो तरह से होता है, थ्योरेटिकल एडवांटेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के सैद्धांतिक लाभ, और अप्लाइड एडवांटेज, व्यवहारिक लाभ। हिलगार्ड ने 1975 में कहा था कि जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाला विषय मनोविज्ञान है। जैसे जैसे सामाजिक दृढ़ता और व्यापकता बढ़ती गई, वैसे वैसे ही मानव की समस्याओं के समाधान में मनोविज्ञान की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई। उसी क्रम में हिलगार्ड ने दो सब एरिया बताए, अप्लाइड एडवांटेज और थ्योरेटिकल एडवांटेज। जो थ्योरेटिकल एडवांटेज ऑफ साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान के सैद्धांतिक लाभ, ये 3 प्रकार के बताए गए हिलगार्ड के द्वारा, और अप्लाइड एडवांटेज यानी व्यवहारिक लाभ, ये 10 प्रकार के बताए गए। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो मार्क्स ने 1976 में बताया कि व्यवहार जो व्यक्ति का है वो साइकोलॉजिकली प्राणियों पर अध्ययन होता है, और प्राणी के व्यवहार में मानसिक प्रक्रियाओं का और व्यवहारिक प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है, जिसके अनेक सैद्धांतिक लाभ मिल सकते हैं। उन्हीं सैद्धांतिक लाभों के क्रम में मार्क्स ने 3 चीजें बताई, 3 बातें। पहला था आत्ममूल्यांकन, और दूसरा है यानी सेल्फ इवैल्यूएशन, दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन, इवैल्यूएटिंग ऑफ अदर पर्सन, समायोजन में सहायता, यूज इन एडवांटेज। अब बात आती है कि भाई आत्ममूल्यांकन, हम आत्ममूल्यांकन को कैसे इवैल्यूएट करें। हम दूसरे व्यक्ति की कमी को इवैल्यूएट करके इसी को बता देते हैं, पर अपना इवैल्यूएशन नहीं कर पाते। उस क्रम में हम देखेंगे तो इसमें कहा है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का लेवल अलग अलग है। हम IQ का इस्तेमाल करते हैं, और IQ के इस्तेमाल के लिए हम लोग काम करते हैं, किससे? आत्ममूल्यांकन के लिए। IQ टेस्टिंग के माध्यम से हम ये चीजें कहते हैं। अब जो ये IQ टेस्टिंग की गई, IQ टेस्टिंग में हमें पता लगता है कि अमुक व्यक्ति का मानसिक लेवल क्या है। उसे हम आत्ममूल्यांकन के द्वारा मोटिवेट करते हैं कि भाई आप ऐसा काम करो तो आगे बढ़ेंगे, ऐसा काम नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाएंगे। और इसमें आपके व्यवहार का भी अध्ययन होता है, और हम उसे कहते हैं कि आपका व्यवहार भी अच्छा होगा। सेम चीज का इवैल्यूएशन यहाँ भी है। दूसरे व्यक्तियों के साथ हम दूसरे व्यक्तियों का मूल्यांकन करते हैं, एवैल्यूएटिंग ऑफ अदर पर्सन। इसमें उसके गुणों का अध्ययन करते हैं, ट्रेट्स का। अब ये ट्रेट्स उसके साथ हैं कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक है। योग्यताओं का अनुमान लगाते हैं, उसकी योग्यता कैसी है। एबिलिटी पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। भाई क्राइम जो कर रहा है वो क्राइम के क्षेत्र में उसकी एबिलिटी है, योग्यता है, और वो आगे बढ़ रहा है। वो तो नहीं कहता जी मैं गलत कर रहा हूँ, वो तो उसे अच्छा मानता है, क्योंकि वो उसका इवोल्यूशन है। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई तुम्हारा ये काम गलत है, एनर्जी यूज कर रहे हो, आपकी एबिलिटी है लेकिन वो गलत रास्ते पर है। उसके बाद हम अगला स्टेप देखते हैं। इसी में हम उसकी आवृत्तियों का अध्ययन करते हैं, उसकी आवृत्ति क्या है, उसके व्यक्तित्व यानी कि परसेंटेज, क्या है, उसके व्यक्तिगत गुण क्या है, उसका अध्ययन करते हैं। बिहेव का मापन, देखो मैं एक बात जान लो, साइकोलॉजी में बिहेव नंबर 1 है। फर्स्ट चीज जो है टेस्टिंग के लिए बिहेव है। बिहेवियर पर सारी कुछ बेस्ड है। कहा भी है किसी फिलोसफर ने कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और किसी भी इंप्रेशन के लिए बिहेव मस्ट है।
अच्छा बिहेव है आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, खराब बिहेव है आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा। आप उस क्रम में देखें, उस व्यक्ति के बिहेव को समझकर उसके व्यक्तिगत ट्रेड्स बताए जाते हैं। ट्रेड्स पॉजिटिव और निगेटिव भी होते हैं और उसका फिर बाद में इवैल्यूएशन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक समझ रखने वाला व्यक्ति दैनिक जीवन में अधिक सहायता प्राप्त करता है। मीन्स साइकोलॉजिकली जो व्यक्ति अपनी आईक्यू रखता है वो बिहेव में, सोशलिटी में वो अच्छा रिजल्ट दे पाता है। नेक्स्ट चीज आती है समायोजन में सहायता, यूज ऑफ एडजस्टमेंट। अब भाई एडजस्टमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ भी क्या है, बिहेव है। अब इस बिहेव के साथ साथ हमारा इंटरेक्शन भी है। किन्हीं दो लोगों के बीच रिलेशनशिप इंटरेक्शन कहलाता है। एक्स और वाई के बीच कहीं कहीं आप देखते हैं एक व्यक्ति है, मिस्टर एक्स मान लो, इसका बिहेव वाई से भी अच्छा है लेकिन इसका बिहेव जेड से अच्छा नहीं है। अब वाई और जेड आपस में मिलेंगे तो क्या कहेंगे, जेड तो कहेगा मेरा बिहेव अच्छा नहीं है, मेरे प्रति एक्स अच्छा नहीं है, लेकिन वाई कहेगा अच्छा है। यानी एक ही व्यक्ति के नजरिए दो अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग होते हैं। तो इसका इंटरेक्शन है, उसका जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इंटरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। अच्छा एक चीज और है, इसी के अंदर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखते हैं। समस्या का समाधान करना सीखते हैं। मान लीजिए कोई समस्या आई आपके पास, उसका समाधान आप कैसे करेंगे, वो समायोजन में सहायता से ही आती है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्याएं ना आए। तो मीन्स एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एडजस्टमेंट। अगर व्यक्ति एडजस्टेबल है तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजी गोइंग है। अगर एडजस्टमेंट उसका पॉजिटिव है तो वो व्यक्ति प्रॉब्लम को शूट आउट मिनटों में कर देगा, और उसका एडजस्टमेंट निगेटिव है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी निगेटिव रहेगी। इसी क्रम में आप देखेंगे आगे बढ़ते बढ़ते उस व्यक्ति का जो सफलतम सक्सेस है, सफलता का स्तर है, यह भी इसके समायोजन पर ही निर्भर करता है। आप देखिए जो भी सफल व्यक्ति हैं बहुत ही सौम्य मिलेंगे, सरल मिलेंगे, एडजस्टेबल मिलेंगे। जिसमें मैं कहूँ तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत सौम्य, सरल और वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, शिक्षा में कोई कमी नहीं। तो मीन्स समायोजन में सफलता का स्तर भी छुपा हुआ होता है। अब ये चीज तो हमारी आई सैद्धांतिक लाभ किसकी, मनोवैज्ञानिक उपयोग के। अब आते हैं अप्लाइड एडवांटेज। अप्लाइड एडवांटेज में आप देखेंगे अप्लाइड एडवांटेज आप देखेंगे नहीं, सबसे पहले असामान्य व्यवहार का उपचार, एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, डेफिनेशन है, ऐसा व्यवहार जो हमें स्वयं को अच्छा ना लगे वो असामान्य व्यवहार है, और जो हमें स्वयं को अच्छा लग रहा है वो सामान्य व्यवहार है। क्यों, जिस व्यवहार के साथ हम खुश हैं इसका मतलब ये है दूसरा व्यक्ति भी उस व्यवहार से खुश होगा, यानी कि वो व्यवहार हुआ सामान्य है। और ऐसा व्यवहार जिससे दूसरा व्यक्ति नाराज हो रहा है और हम भी नाराज हो रहे हैं उसको उस व्यवहार से, तो वो असामान्य व्यवहार है। इस असामान्य व्यवहार का अध्ययन
इस टॉपिक के अंतर्गत होता है, अप्लाइड एडवांटेज के अंतर्गत करते हैं। कैसे? इसका अध्ययन के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक चाहिए साइकेट्रिक यानी मनोचिकित्सक, और एक चाहिए मार्गदर्शक, काउंसलर। इन दो लोगों से जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, किसी भी असामान्य व्यक्ति को जस्टिफाई करते हैं कि व्यक्ति असामान्य है, तो मार्गदर्शक, काउंसलर और मनोचिकित्सक, इन दोनों की ही जो उसकी स्टडी की जाती है, हिस्ट्री अध्ययन किया जाता है और उसके बारे में जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये व्यक्ति एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल में उसकी प्रॉब्लम है, डायग्नोज जो करता है उसकी बीमारी का, वो साइकेट्रिक और काउंसलर दोनों का परसेप्शन करता है। उसके बाद आता है नंबर 2 पे औद्योगिक या संगठनात्मक लाभ। औद्योगिक या संगठनात्मक, देखिए किसी भी संगठन के निर्माण के लिए बीहेव नंबर 1 है, और ये इंडस्ट्री में भी लागू होता है। किसी भी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण में बिहेव मस्ट है। अगर मान लीजिए इंडस्ट्री ऑनर या ऑर्गेनाइजेशन ऑनर का बिहेव अच्छा नहीं है, तो ये दोनों ही फ्लॉप हो जाएंगे। ये आप क्लियर कट मान के चलिएगा। दूसरी बात, कर्मचारियों के चयन में इन दोनों ही जगह वर्कर रखे जाते हैं। इन वर्कर का अपॉइंटमेंट बिहेव पर डिपेंड है। अगर इस व्यक्ति का बिहेव बटलर किस्म का है, चापलूस किस्म का, सोर्सर वाला है, बैक जैक वाला है, तो ये अच्छे लोगों का चयन नहीं कर पाएगा, जिससे इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज आती है शैक्षिक लाभ। ये भी व्यवहारिक लाभ का हिस्सा है। शैक्षिक लाभ के अंतर्गत आप देखेंगे कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस हुए हैं। जैसे अभी NEP 2020 में बदलाव किया गया। जो कमियां होती है उसको उसमें इम्प्लीमेंट करके और अच्छी शैक्षिक व्यवस्था की जाती है। साइकोलॉजिकल टर्म का यूज किया जाता है। और हमें जो शिक्षा देनी चाहिए वो जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। अगर शिक्षा जॉब ओरिएंटेड नहीं है तब भी शिक्षा का कोई फायदा नहीं। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आज जो स्टूडेंट है, कल जब वो मार्केट में आएगा, फील्ड में आएगा, तो करेगा क्या? नहीं, सोर्स ऑफ इनकम उसका क्या होगा? इसलिए जॉब ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है शिक्षा का। हम ये मान के चले कि जो शिक्षा दें विद्यार्थी के लिए वो ऐसी हो जो जीवन पर हो, जॉब ओरिएंटेड हो, तो वह आगे बढ़ेगा। व्यापारिक लाभ, हम किसी भी सब्जेक्ट का अगर कनेक्शन किससे कर दें? बिजनेस से, और इसके साथ साथ ऐड कर दें क्या? साइकोलॉजी का टर्म। तो आप देखेंगे ये सब्जेक्ट बहुत ऊंचा हो जाएगा। अब यहीं पर मैं ब्रीफ बताऊंगा, बाकी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें आपको और क्लियर जाएगा। देखिए हमारे सब्जेक्ट का हिस्सा देखें तो सबसे पहले था फिलॉसफी, इसके बाद आया साइकोलॉजी, और दूसरा पार्ट था सोशियोलॉजी, फिर इधर को आ गया एजुकेशन,
आप देखिए एजुकेशन को लोगों ने गुमराह कर दिया है, जिसका रिजल्ट क्या है कि व्यक्ति साइकोलॉजी से अप स्टैंडर्ड में एजुकेशन में है, जबकि ऐसा नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें साइकोलॉजी की ही एजुकेशन में ट्रांसफ़र की गई है। अब वो क्या है, आगे जब ट्रेनिंग की कक्षा होंगी तो उसमें बताएंगे किस तरह लोगों ने गुमराह किया है, डिमोटिवेट किया है सोसाइटी को और साइकोलॉजी को डाउनफॉल किया है। इसमें नीति निर्माताओं का बहुत बड़ा रोल है कि ऐसी नीतियां बनाई जो समाज को पथभ्रष्ट कर रही हैं। अब अगला स्टेप है हमारा व्यापारिक लाभ। क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट को हम बिजनेस और साइकोलॉजी के स्तर पर तीनों में करेंगे तो वो सब्जेक्ट हमारे को आगे पहुंचाएगा। जैसे ग्राहकों के साथ आपको कैसे बात करना है, ग्राहक को कैसे इंप्रेस करें, ग्राहक दुकान में किस चीज़ देख के खुश होता है और हमारे पास और लोगों को लाएगा। तो उसमें आप देखिए डमी खड़ी कर देते हैं कपड़े वाले लोग और उस पर कपड़ा पहना देते हैं और वो पब्लिक को पता लगता है, व्यक्ति उससे संबंधित कपड़े खरीदता है। अब आप देखिए इसके बाद आगे देखें कुछ नए नए उत्पाद भी बनाता है व्यक्ति, कपड़ों को काट छाट कर कपड़ों का कलर ऐड करके मल्टी कलर ड्रेसेस करके। आता अपराध नियंत्रण, क्राइम कंट्रोल। अब क्राइम कंट्रोल, कोई भी व्यक्ति जन्म से क्रिमिनल नहीं होता है, उसकी परिस्थितियां होती है जो क्रिमिनल बनता है। किसी भी क्राइम के पीछे दो फैक्टर है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। जब किसी व्यक्ति को राइट मोटिवेशन नहीं मिलता तो वो व्यक्ति क्राइम की ओर मुड़ जाता है, क्योंकि क्राइम के क्षेत्र में उसको राइट मोटिवेशन किया जाता है। और जब व्यक्ति को राइट मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, तो वो क्राइम की ओर से हट जाता है। और वो क्योंकि ईमानदारी का रास्ता बहुत कठिन होता है, टफ होता है, उसके शत्रु बहुत बन जाते हैं, उसके काम में कमी ढूंढने वाले बहुत बन जाते हैं, इसलिए ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, उसमें सफलता बहुत टफ होती है। क्राइम में क्या होता है, शत्रु कम होते हैं और उसको आगे बढ़ने के लिए बस ये एक मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, बाकी दुनिया गलत है, और वो आगे बढ़ते जाता है, अपराध की ओर बढ़ता है। अब इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, उसको काउंसलर की हेल्प मिलती है। काउंसलर उसे मोटिवेट करते हैं कि वो अपराध की दुनिया में ना जाए। यदि अपराध दुनिया में जाएगा तो उसका हार्म होगा, और अगर वो गुड वे पे चलेगा तो उसका विकास होगा और वो आगे बढ़ेगा। उसको बताया जाता है कि आप, ये काउंसलर बताता है कि आप क्राइम की ओर जाएंगे तो आपको दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, आपको मौत भी मिल सकती है। यही अगर आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आप ऑफिसर रैंक पे जाएंगे, आप अच्छे मोटिवेटर बन सकते हैं और आपका जीवन अच्छा होगा और आप आगे बढ़ेंगे और आप मानवता के एक स्रोत भी बन सकते हैं, आइकॉन भी बन सकते हैं। इस तरह उसका हम मोटिवेट करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है धर्मांधता से दूर। देखिए है क्या, आज ये एक बीमारी हो गई है। यदि कोई भी व्यक्ति धर्मांधता की ओर जा रहा है तो बीमारी का शिकार होता है। क्यों? क्राइम की ओर बढ़ के और धर्म की आड़ लेकर के कोई व्यक्ति कुछ कहता है या करता है या करने को मोटिवेट करता है तो वो बीमारी तो हुई जो असामान्यता का कारण है। क्यों? कोई भी धर्म किसी को भी गलत रास्ते पर जाने के लिए नहीं कहता है, केवल उस धर्म को मानने और मनवाने वाले लोग उस भाषा को गलत ढंग से प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन उसको सही या गलत करता है, क्योंकि धर्म कभी गलत नहीं होता, पर धर्म को मनवाने वाले, धर्म को बताने वाले, धर्म के ठेकेदार किस ढंग से उसे बता रहे हैं
उसकी बेस पे वो धर्मांध संबंध माना जाता है। और अब यहाँ पर एक काउंसलर, एक मोटिवेटर और एक समाज सुधारक उसको धर्मांतता दूर ले आता है। वो साइकोलॉजी का विद्यार्थी होता है, वो काउंसलर होता है और वो उसे सही रास्ते पे लेके जाता है। वो उसको आडंबर से दूर रखता है। किससे? आडंबर, शो ऑफ से। दूसरी बात, पाखंड से दूर करता है। तीसरी बात, वह जो रूढ़ियां हैं उनसे दूर करता है। इसी में आती है अफवाह, धर्म की अफवाह, उससे दूर करता है। और धर्म से रिलेटेड विकृतियां, उनसे दूर करता है। क्योंकि विकृतियां जिस टाइम में इन सब का इन्वेंशन हुआ और आज के कंपेटिव तुलना पर देखा जाए तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विकृति है। इस धरती पर जो आया है उसमें कोई ना कोई विकृति है और उस विकृति में इम्प्लीमेंट किया जाता है, सुधार किया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो एक मनोवैज्ञानिक है वो इस धर्मांधता से आपको मुक्ति दिलाता है। कैसे? इस धर्म के बारे में सही और गलत का मूल्यांकन करके। क्यों? जो व्यक्ति गलत मूल्यांकन कर रहा है वो भी सही है अपनी नजरों में, जो सही मूल्यांकन कर रहा है वो भी सही है, लेकिन इन दोनों का तुलनात्मक जब अध्ययन कर रहा है और वैज्ञानिक तर्क के साथ तब ये धर्मांधता दूर होती है। अगला स्टेप आता है राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ। राजनीतिक और प्रशासनिक लाभ क्या है कि जब कोई नेता अपनी पार्टी का मेमोरेंडम बनाता है, एजेंडा बनाता है, उसमें वो सब बातें रखता है, सैकड़ों टर्म में झूठी झूठी बातें भी कर देता है कि साहब मैं ऐसा ऐसा करूंगा, और वो जब जीत जाता है तो कुछ नहीं करता। तो ये क्या, साइकोलॉजिकली माइंड वॉश करके पब्लिक के सामने अपनी झूठी बात को रखता है और जनता से मत प्राप्त कर लेता है, वोट लेता है, जीत जाता है। प्रशासनिक लाभ, प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं वो भी कुछ जगहों पे साइकोलॉजिकली मन का अध्ययन करके शांत रहते हैं और समय अनुसार अपने सबसे मुकर जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं का ध्यान रखकर वो अपने चुनावी घोषणा पत्र बनाते हैं। जो व्यक्ति धर्म से बड़ी जल्दी मोटिवेट हो जाता है, बदल जाता है। धर्म एक अफीम की तरह है। अफीम एक नशा है कि हम अल्कोहलिज्म पढ़ेंगे तब पता लगेगा। क्यों? जिस तरह से नशे का आदि खुशी हो, गम हो, मरे कोई, जिए, उसे मतलब नहीं है, उसको नशा चाहिए। ठीक वैसे ही धर्म है। धर्म के लिए सही हो गलत से मतलब नहीं है, उसे तो धर्म ही सब कुछ है। मान लीजिए एक तरफ एग्जाम है, एक तरफ व्यक्ति को कांवड़ में जाना है या व्रत रखना है, तो वो व्यक्ति अपने एग्जाम को महत्व ना देकर के व्रत को महत्व देगा, अपने कांवड़ों को महत्व देगा, जाओ को महत्व देगा, भले ही वो उसके अभाव में अपने परसेंटेज, अपने मार्क को कम कर ले। तो ये उसका हार्म है। उसके बाद आता पारिवारिक लाभ। पारिवारिक लाभ में क्या है? व्यक्ति रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, संबंधों को मजबूत बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो उसके पारिवारिक सिद्धांत हैं उनके
मजबूत करता है, ह्यूमन वैल्यूज को आगे करता है, मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाता है साइकोलॉजिकल टर्म का प्रयोग करके, जिससे व्यक्तित्व पर गहरी और अमिट छाप पड़ती है और वह उससे इम्प्रेस हो जाता है, जिससे पारिवारिक रिश्ते मजबूत बनते हैं। क्योंकि पारिवारिक जनों में एक मेल एक फीमेल ये मेन पार्ट होते हैं और तीसरा पार्ट होता है चिल्ड्रंस। अगर रिलेशनशिप हमारी अच्छी है तो परिवार पॉजिटिवली ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। अगर रिलेशनशिप सब में अच्छी नहीं है तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे जाएगा, बैक टू पवेलियन हो जाएगा और नुकसान होगा। साइकोलॉजिकल टर्म का यूज करने से व्यक्ति की मानवीय वैल्यूज बढ़ती हैं। उसके बाद अगला स्टेप है हमारा जो अप्लाइड एडवांटेज का है, अंतरराष्ट्रीय तनावों को कम करना। देखिए तनाव हर जगह है, घर में, देश में, राज्य में, अंतरराज्य में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्रीय, नेशनल इंटरनेशनल। तो उस तनाव को कम करने के लिए हम विश्व शांति की कामना करते हैं। इस विश्व शांति के लिए हम साइकोलॉजिकल टर्म का उपयोग करते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी नुकसान ना हो और दोनों देश या जो भी देश है इजी गोइंग चलते रहें और संबंध उनके अच्छे बने रहें। संस्कृतियों का हम ध्यान रखते हैं, आपसी रिश्तों का हम रुचियों का ध्यान रखते हैं और रिश्तों का जो भी हमारे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के मुद्दों पर, इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं। फिर लास्ट में आता है हमारा जातीय पूर्वाग्रहों को कम करना। प्रोग्रामिंग प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह जो हो रहे हैं आपके अलग अलग हैं। पूर्वाग्रहों को हम ब्रीफ में बता दें। लकीर का फकीर। और इन पूर्वाग्रहों से नुकसान ही होता है अधिकांशतः। सपोज दैट मिस्टर एक्स हैं जो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं स्वभावतः, लेकिन इनका मिलन हुआ मिस्टर वाई का एक्स के साथ। अचानक से कोई कंडीशन रही हो जिसकी बेस पे ये अपसेट होकर बैठे हुए थे। जब वाई महोदय गए पता लगा कुछ ऐसा हुआ कि एक्स ने वाई को डांट दिया और केबिन से बाहर कर दिया। अब इसकी एक धारणा बन गई कि भाई एक्स महोदय खराब है। जैसे कभी कभी स्टूडेंट टीचर के प्रति बन जाती है कि भाई वो टीचर खराब है। अब क्या पता वो टीचर किस कंडीशन में बैठा हुआ, किस परिस्थिति से गुजरा हुआ है, क्या कारण है। तो मीन्स अब ये पूर्वाग्रह समाज को लेकर भी होते हैं, जातियों को लेकर भी होते हैं और बहुत सी चीज़ों को लेकर के पूर्वाग्रह बन जाते हैं, व्यक्ति विशेष को लेकर भी बन जाते हैं, जिसका नुकसान ही होता है। निगेटिव पूर्वाग्रह है तो भैया लॉस होगा, पॉजिटिव पूर्वाग्रह है तो फायदा होगा कि आप डायरेक्ट लिस्ट से मिलेंगे, बार बार मिलेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और निगेटिव है आप उसके पास जाएंगे ही नहीं। जो थर्ड पर्सन बता रहा है उसको फॉलो करते रहेंगे, पता लगा आपको फायदा मिलने जाए नुकसान हो गया। व्यक्ति का जैविक दृष्टिकोण, उसका बायोलॉजिकल जो लॉजिक है वह पॉजिटिव हो ताकि व्यक्ति आगे बढ़े।